भी पे कर सकते हैं उस इन्फॉर्मेशन के लिए जो उसने हमें प्रोवाइड की है। अपनी ड्रिंक को खत्म करने के बाद कीनू फिर मुद्दे पर आ जाती है और उसकी बात सुनकर वीर और एलेक्सा दोनों ही सीरियस हो जाते हैं और उसके प्रपोजल पर गौर करने लग जाते हैं। कर सकते हैं या कुछ भी प्रोसेस कर सकते हैं। तुम लोगों को मुझे पे करने की जरूरत नहीं है। मेरा मतलब है कि इस सेनोजेनिक को तुम लोगों ने जान से मारा है और ऐसा करके तुम लोगों ने ऑलरेडी मेरी बहुत मदद की है और अब डिपार्टमेंट को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने चेहरे पर स्माइल के साथ एलेक्सा कीनू से कहती है और फिर कुछ पलों का पॉज लेती है। लेकिन अगर तुम लोग पूरी की पूरी बॉडी को डिपार्टमेंट लाने के बारे में सोच रहे हो तो फिर तुम लोग अच्छा खासा बोनस भी कर सकते हो। अपनी बात को जारी रखते हुए एलेक्सा कहती है, वीर जानता था कि सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा नोबल्स मौजूद नहीं होते हैं और यही वजह थी कि उनके लिए बाउंटी हंटर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना नॉर्मल है, लेकिन इसकी वजह से जो पैसे उन्हें मिलेंगे वो भी कम ही होंगे। एक्चुअली इस बॉडी को लेकर मेरे पास कुछ प्लान्स हैं। हमें बोनस की जरूरत नहीं है। डिनर के बाद वीर उसे कट कर सकता था कि वो उसके अंदर सेनोजेनिक मटेरियल्स को ढूंढ सके। कीनू उस सेनोजेनिक की बॉडी को बेचना नहीं चाहती थी। खाना खाने के बाद वो सब के सब फिर वेयर हाउस जाते हैं जो कि एक्चुअल में एक गैरेज था। वॉलेंट एप की बॉडी वहीं पर रखी हुई थी। वीर फिर राइनो हॉर्न डैगल को निकालता है ताकि वो उस जेनोजेनिक की बॉडी को काट कर खोल सके। वीर को ये सब कुछ करने की आदत थी। सरकार और दूसरे ग्रहों में उसने हमेशा से ही मरे हुए एलियंस की बॉडीज की काट पीट की है और इसलिए वीर के लिए एक बहुत ही स्मूथ प्रोसेस था। इनफैक्ट वीर के लिए एक नॉर्मल और बोरिंग काम था। हालांकि बात और थी कि जब कीनू और एलेक्सा ने वीर के डैगर को उस एप की बोन्स के थ्रू कट करके पूरी बारीकी के साथ उसकी स्किन को छीलते हुए देखा था तो खौफ के मारे उन दोनों के रोंगटे खड़े हो गए थे। अचानक से ही वीर उन्हें बेरहम कसाई नजर आने लग गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो जिंदगी उसके लिए कुछ हो ही ना। अपनी स्वॉर्ड से वो पलक झपकते ही किसी भी चीज को जान से मार सकता था। वीर के डैगर को वॉयलेंट एप की मसल्स के बीच में जाता हुआ देखकर एलेक्सा और कीनू को अपने अपने दिल जोरों से धड़कते हुए महसूस हो रहे थे। ये किस तरह का आदमी है? वीर को देखते हुए वो दोनों के दोनों एक साथ एक ही समय पर सोचते हैं क्योंकि हर एक जेनोजेनिक में म्यूटेशन अलग अलग होता है। इसलिए वीर श्योर नहीं था कि वो वॉयलेंट एप की बॉडी के अंदर एग्जैक्टली क्या दिखेगा और यही वजह थी कि वीर को बहुत अच्छे से सब कुछ सर्च करना पड़ रहा था। फाइनली वीर को नजर आता है कि उस एप के पास एक मसल है जो बाकी सभी मसल से अलग है। दूरी के आकार की वो मसल दो मुट्ठियों के साइज की थी जो किसी रूबी की तरह लाल थी और किसी पत्थर के जैसी हार्ड थी। ये एक मसल मटेरियल है। उस मटेरियल को देखने के बाद कीनू की आईब्रो सिकुड़ जाती है। ऐसा इसलिए था कि मसल मटेरियल्स सबसे ज्यादा सस्ते होते हैं। किसी भी दूसरे पार्ट के मुकाबले उनकी कीमत 20% कम ही होती है। मसल्स बहुत ही ज्यादा कॉमन होती हैं और उनसे हथियार नहीं बनाए जा सकते और यही वजह थी कि कोई भी उनकी बहुत ज्यादा कीमत नहीं देना चाहता था। हमारे एग्रीमेंट के हिसाब से हम मटेरियल्स को आपस में बराबरी से शेयर करेंगे, लेकिन अब मैं इसे बेचकर इससे मिली कीमत को शेयर करने का प्लान कर रही हूँ। तुम्हें इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कीनू वीर से पूछती है। अगर तुम इसे बेचने का सोच रही हो तो क्या मैं इसे खरीद सकता हूँ? वीर कीनू से पूछता है। तुम्हें ये क्यों चाहिए? वीर की बात सुनकर कीनू क्यूरियस होकर वीर को देखते हुए उससे पूछती है। भले ही जेनोजेनिक मटेरियल्स बहुत ही ज्यादा रेयर होते हैं, लेकिन कीनू को नहीं लगता था कि जो मटेरियल वीर को मिला था उसके साथ वो लोग कुछ भी कर सकते हैं या कुछ भी प्रोसेस कर सकते हैं। उसके साथ कुछ भी बनाने के लिए उन्हें नोबल पावर्स की जरूरत पड़ेगी। दरअसल मैं इसे एग्जामिन करना चाहता हूँ, वीर कीनू से कहता है। आफ्टर ऑल वो कीनू से ये तो नहीं कह सकता था कि वो उसे खाने वाला है, क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो कीनू को लगता कि वीर का दिमाग खराब हो गया है। श्योर, तुम इसे रख सकते हो। बैरन मसल्स की कीमत 1 लाख होती है, तो अगर तुम मुझे 50,000 देते हो तो फिर ये बैरन मसल तुम्हारी हुई। वीर की बात सुनकर कीनू से कहती है, अब मेरे पास अभी तो पैसे नहीं है, क्या तुम इसे मेरी वेजेस में से काट सकते हो? वीर कीनू से पूछता है। शिकार से मिले रिवॉर्ड्स के शेयर के अलावा वीर को अभी भी सैलरी मिलने वाली थी। हालांकि वो सैलरी बहुत ज्यादा तो नहीं थी, लेकिन फिर भी वो ज्यादातर लोगों के मुकाबले बहुत ज्यादा थी। ओके, नो प्रॉब्लम। कीनू वीर की बात से तुरंत ही राजी हो जाती है। कीनू उसके बाद कुछ और भी कहना चाहती थी, पर तभी अचानक से कीनू का फोन बजता है और वो नोटिस करती है कि उसे कॉल करने वाला कोई और नहीं बल्कि हार्डमैन था। वीर को शांत रहने का जेस्चर करते हुए कीनू हार्डमैन का कॉल पिक करती है। कीनू ने उस कॉल को इसलिए आंसर किया था क्योंकि हार्डमैन उसे कॉल कर रहा था। हर कोई जानता था कि हार्डमैन उसे क्यों कॉल कर रहा होगा, पर फिर कीनू नहीं चाहती थी कि वीर के मन में किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन या डाउट्स आए और यही वजह थी कि कीनू वहीं वीर के सामने ही उस कॉल को आंसर करती है। लेकिन वो हार्डमैन को ये नहीं पता लगने देती है कि एलेक्सा भी वहां पर उन लोगों के साथ है। प्रेसिडेंट कीनू, क्या आप अभी इसमें बात करने के लिए फ्री हैं? हार्डमैन को चिंता थी कि हो सकता है कि वीर भी वहां कीनू के साथ मौजूद हो। हार्डमैन के हिसाब से उसने वीर को ऑफेंड किया है और इसलिए उसे नहीं लगता था कि वीर दोबारा से उसके द्वारा परचेज होने के लिए मानेगा और यही वजह थी कि उसने सोचा था कि वो कीनू के थ्रू वीर को वापस से परचेज करेगा। जी आप बात कर सकते हैं, कीनू हार्डमैन से कहती है। कीनू, मुझे वीर रहेगा वापस चाहिए, तो क्यों आपके एक्सचेंज में जो कीमत तुमने मुझे दी थी मैं तुम्हें उसकी दोगुनी कीमत दूं। हार्डमैन ज्यादा घुमा फिरा कर बात नहीं करता है और सीधा पॉइंट पर आ जाता है। मैनेजर हार्ड, मेरे पास मेरी टीम में केवल एक ही आदमी है। आप मुझे कितनी भी कीमत क्यों ना दे दें, लेकिन वो इस इशू को सॉल्व नहीं कर सकती है कि मेरी टीम का नंबर फिर 0 हो जाएगा। वीर की तरफ देखते हुए कीनू अपने चेहरे पर स्माइल के साथ कहती है, ठीक है, 3 गुनी कीमत। कीनू की बात सुनकर हार्डमैन अपने दांत भींचता है और फिर कीमत बढ़ाने का डिसाइड करता है। मैनेजर हार्ड, आप समझ नहीं रहे हैं, बात यहाँ पर पैसों की नहीं है। चाहे आप मुझे कितने ही पैसे क्यों ना दे दें, लेकिन फिर भी मैं किसी को भी नहीं ढूंढ पाऊंगी जो वीर को रिप्लेस करने के काबिल हो। मेरी टीम को आगे का सफर तय करते रहना है। हार्डमैन से बात करते हुए कीनू के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदले नहीं थे और वो अभी भी स्माइल करती जा रही थी। इसका मतलब ये था कि वो हार्डमैन को ये बता रही थी कि वीर बिकाऊ नहीं है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि हार्डमैन उसे कितने पैसे ऑफर कर रहा है, लेकिन कीनू फिर भी वीर को बेचने के लिए तैयार नहीं थी। प्रेसिडेंट कीनू, वीर के लिए आपने मुझे जो कीमत चुकाई है क्यों ना मैं उस कीमत को 4 गुना कर दूं और साथ ही साथ वीर को रिप्लेस करने के लिए मैं आपको एक और बैरन ढूंढ कर दे दूं जिसके पास वही काबिलियत हो जो वीर के पास है, और तो और मैं 3 सालों के लिए उसे आपको लोन पर दूंगा। कीनू की बात सुनकर हार्डमैन का चेहरा सीरियस नजर आने लगा था और यही वजह थी कि वो फिर से अपना फाइनल कार्ड खेलने का डिसाइड करता है। हार्डमैन का ऑफर देखकर कीनू और एलेक्सा दोनों को ऐसा लगता है कि बहुत ही ज्यादा अजीब बात है कि वीर को वापस पाने के लिए हार्डमैन इतना ज्यादा कमाल का ऑफर दे रहा है। हालांकि बात और थी कि वीर के हिसाब से ये नॉर्मल था। इनफैक्ट वीर को एक्चुअल में लगता था कि हार्डमैन अभी भी बहुत ज्यादा चीप हो रहा है और अभी भी बहुत ही कम कीमत चुका रहा है। मैनेजर हार्ड, आपको पता होना चाहिए कि उस सेनोजेनिक को जान से मारने के लिए वीर ने एक सेनोजेनिक वेपन का इस्तेमाल किया था। उस सेनोजेनिक वेपन वीर को बिलोंग नहीं करता है और इसलिए अगर वीर विज़र्ड को छोड़कर जाता है तो फिर उसे उस हथियार को भी वापस लौटाना होगा। अब ये जानने के बाद भी क्या आप अभी भी वीर को वापस खरीदना चाहेंगे? कीनू हार्डमैन से कहती है। हाँ, अपने दांत भींचते हुए हार्डमैन कहता है। अपने थर्ड मास्टर को खुश करने के लिए उसे वीर को खरीदना ही खरीदना था, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता है तो चीजें बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएंगी और यही वजह थी कि हार्डमैन को कैसे भी करके वीर को वापस खरीदना ही था, फिर चाहे उसके लिए उसे अपनी खुद की जेब क्यों न खाली करनी पड़े। आई एम सॉरी मैनेजर हार्ड, मैं आपकी सिंसियरिटी को समझ सकती हूँ, लेकिन फिर भी मैं वीर को बेच नहीं सकती हूँ। अपनी आवाज में फर्मनेस के साथ कीनू हार्डमैन से कहती है और कीनू की बात सुनकर हार्डमैन के चेहरे का रंग उड़ जाता है, पर फिर भी वो कीनू से रिक्वेस्ट करना जारी रखता है। कीनू, इतनी जल्दी मेरे ऑफर को रिजेक्ट मत करो और कुछ नहीं तो कम से कम एक बार मेरे ऑफर के बारे में सोचो तो। तुमने ही अभी मुझसे कहा है ना कि वीर एक सेनोजेनिक वेपन पर डिपेंडेंट है और उसके बिना वो सेनोजेनिक से लड़ नहीं सकता है, तो ऐसे में अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो वीर मारा जाएगा, है ना? वो एक नोबल नहीं है और इसलिए वो हायर टियर वाले सेनोजेनिक्स को जान से मारने के लिए लेवल अप कर पाएगा।
लेकिन जो बैरन मैं तुम्हें उधार देने वाला हूं वो पूरी तरह से अलग होगा और उसके रहते तुम्हारी टीम का फ्यूचर भी पूरी तरह से बदल जाएगा। प्लस जो पैसे तुम्हें दिए जाएंगे उनके साथ तुम्हें बहुत ही कमाल की टीम असेंबल कर पाओगी। और चलो एक टाइम के लिए ये मान भी लेते हैं कि तुम वीर को अभी के लिए रख भी लेती हो, तो क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि 2 सालों के बीत जाने के बाद भी वीर विजर्ड के साथ रहेगा, वो भी तब जब उसका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा? कीनू को फोर्स करते हुए हार्डमैन अपनी बात को जारी रखते हुए कहता है, इस उम्मीद में कि कीनू उसकी इस बात को मान ले और वीर को वापस बेचने के लिए राजी हो जाए। मैनेजर हार्ड, आई एम सॉरी, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, वीर बिकाऊ नहीं है। अपनी आवाज में सीरियसनेस के साथ कीनू हार्डमैन से कहती है, और मैंने भी तुमसे पहले भी कहा था कि तुम्हें इतनी जल्दी मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है। एक बार फिर से कह रहा हूं कि तुम्हें इस चीज के बारे में एक बार सोच लेना चाहिए, और अगर अभी भी तुम्हें लगता है कि ये कीमत काफी नहीं है तो हमारी भी कीमत डिस्कस कर सकते हैं। पहले इस बारे में सोच लो और अच्छे से इस बारे में सोचना, क्योंकि ऐसे फैसले भावनाओं में बहकर नहीं बल्कि दिमाग से किए जाते हैं। हम बाद में इस बारे में और डिस्कस करेंगे। हार्डमैन का दिल इसमें मानो जिसके ब्लीड कर रहा हो, पर फिर भी वो कीनू को अपना फैसला लेने का समय देता है और यही उम्मीद करता है कि कीनू उस ऑफर को मान ले और वीर को उसे वापस कर दे। नहीं तो अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हार्डमैन सोचना भी नहीं चाहता था कि उसके साथ फिर क्या क्या हो सकता है। तो वीर, तुमने सुना कि हार्डमैन ने अभी क्या कहा है, तो अब तुम बताओ कि इस बारे में तुम्हारे प्लान्स और ख्याल क्या है? देखो, अगर तुम मुझसे पूछोगे तो मैं तुम्हें रखना चाहूंगी, लेकिन अगर तुम स्विच करना चाहते हो तो फिर मैं तुम्हें फोर्स भी नहीं करूंगी। आफ्टर ऑल मैं जबरदस्ती तुम्हें वहां पर नहीं रखूंगी जहां पर तुम रहना नहीं चाहते हो। हार्डमैन के साथ कॉल खत्म करने के बाद कीनू फिर पलट कर वीर को देखते हुए उसे पूछती है, यार देखो, मेरे पास ब्लैक गोल्ड को देने के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। इसके अलावा मैं बहुत ही ज्यादा आलसी बंदा हूं, बार बार यहाँ से वहां और वहां से यहाँ करने का मुझे कोई शौक नहीं है, इसलिए मैं इस समय जहां पर हूं वहीं खुश हूं। कीनू की बात सुनकर वीर अपने चेहरे पर स्माइल के साथ कहता है, और वीर की बात सुनकर कीनू बहुत ही ज्यादा खुश नजर आने लग जाती है। थैंक यू वीर। देखो, मैं इसमें तुम्हें ज्यादा कुछ तो प्रॉमिस नहीं कर सकती हूं, लेकिन एक प्रॉमिस तो मैं कर सकती हूं, और वो ये कि जब तक मैं जिंदा रहूंगी तब तक विजर्ड को बेस्ट बनाने के लिए मैं अपनी पूरी जी जान लगा दूंगी। अपने कप को एक टोस्ट के तौर पर उठाते हुए कीनू कहती है, तो ये जाम आने वाले बेहतर कल के नाम। लेक्सा भी अपना कप उठाते हुए कहती है, चीयर्स। तीनों के तीनों ग्लासेस वादे के एक सिंबल के रूप में एक दूसरे के अगेंस्ट बजते हैं। वीर के ब्लैक गोल्ड वापस जाने की वजह केवल कीनू से उसका रिलेशनशिप नहीं था, मतलब हाँ, वो कीनू को एडमायर करता था, लेकिन साथ ही साथ उसे ये भी लगता था कि विजर्ड में रहने पर उसे ज्यादा आजादी है। ब्लैक गोल्ड में कुछ ज्यादा ही रूल्स और रेगुलेशंस हैं, और क्योंकि वीर को बहुत सी प्राइवेट चीजें करनी होती हैं जब भी उसका दिल चाहता है, इसलिए वीर के हिसाब से वो समय जहां कहीं पर भी है वही अच्छा है। कीनू और लेक्सा के साथ डिनर को खत्म करने के बाद वीर फिर उस रूबी जैसे दिखने वाली मसल को इन्वेस्टिगेशन के लिए अपने कमरे में लेकर आ जाता है। मसल का वो टुकड़ा देखने में बीफ के किसी भी टुकड़े से कहीं ज्यादा सुंदर नजर आ रहा था। हाँ, वो हार्ड था, लेकिन फैट और मीट उसे देखने में किसी स्नो के जैसा सॉफ्ट बना रहे थे। उसे देखकर किसी का भी मन एक अच्छी स्टेक बनाने का कर जाएगा। इनफैक्ट इस ख्याल भर से ही वीर के मुंह में पानी आना शुरू हो गया था, पर जब वीर उसे अलग करने की कोशिश करता है तब वो नोटिस करता है कि वो ऐसा नहीं कर पा रहा था, और उसके राइनो हॉर्न डैगर ने भी इस मीट के थ्रू केवल सफेद मांकी छोड़ा था। और अगर एक टाइम के लिए मान भी लिया जाए कि वीर उसके थ्रू कट करने में कामयाब हो भी जाता है, तब भी वो उसे फ्राई करने में नाकाम रहेगा। वो क्या चीज है जो इन म्यूटेटिंग मटेरियल्स को तब बदल देती है जब मैं इन्हें बॉयल करता हूं? श्योरली इस प्रोसेस में केवल पॉट का पानी ही तो नहीं लगता है, कुछ है जो मटेरियल्स को अफेक्ट कर रहा है और जो अभी मुझे अपनी आंखों के सामने नजर नहीं आ रहा है। अगर मैं ये पता लगा लेता हूं कि वो चीज क्या है तो फिर हो सकता है कि मैं इसे प्रॉपर खाने के जैसा एंजॉय कर सकूं। इस बार इस मसल को तुरंत बॉयल करने के बजाय वीर उसके बारे में सोचने के लिए थोड़ा समय लेने वाला था। उसके बाद फिर अगले कुछ दिनों तक वीर के पास करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था, और यही वजह थी कि प्रैक्टिस करने के अलावा वीर ये रिसर्च करने में लग गया था कि वो ज़ेनोजेनिक्स को किस तरह से खा सकता है। और अपनी रिसर्च के दौरान फाइनली वीर के हाथ एक ऐसी चीज लगी थी जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। हालांकि वीर को ये तो पता नहीं चल पाया था कि ज़ेनोजेनिक जीन्स को क्या चीज अफेक्ट कर रही है, लेकिन उसे कुछ काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज जरूर पता चल पाई थी। वीर वायलेंट एप के मीट को आग में कुक करने की कोशिश करता है, और ऐसा करते हुए वो नोटिस करता है कि उस मसल का टेक्सचर बदल रहा है, ऑलमोस्ट जैसे कि मानो वो कोई बर्फ हो जो कि इस समय गल रही हो। उसका रूबी टेक्सचर आग में मेल्ट हो जाता है और देखते ही देखते वो जेमस्टोन जैसा आइटम एक नॉर्मल मीट में बदलना शुरू हो जाता है। ये काफी हद तक मीट को पानी में डालने के जैसा ही था। मटेरियल्स दिखने में ऐसे लगते हैं जैसे मानो वो फ्रीज हो गए हों, लेकिन उन्हें अच्छे से बॉयल करने के बाद वो देखने में मीट के फाइन कट्स नजर आना शुरू हो जाते हैं। वीर अच्छे से जानता था कि ये केट प्लैनेट का नॉर्मल प्रोसेस नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर चीजें हमेशा इसी तरह से काम करती होती तो इस यूनिवर्स के बीइंग्स ने इस प्रोसेस को पहले ही डिस्कवर कर लिया होता। ऐसा हो ही नहीं सकता था कि वीर एक ज़ेनोजेनिक मटेरियल को कुक करने की कोशिश करने वाला पहला ऐसा आदमी होता। हालांकि वीर को अभी भी ये नहीं पता चल पाया था कि वो क्या है जो उस मीट में बदलाव ला रहा है, लेकिन अब वीर उसे लेकर बहुत ज्यादा चिंता में भी नहीं था। और कुछ नहीं तो कम से कम अब वीर उसे एक मीट के तौर पर एंजॉय कर सकता है, न कि किसी बेकार से सूप के तौर पर। अपने मन में इसी ख्याल के साथ वीर एक फ्राइंग पैन ढूंढता है और थोड़ी सीजनिंग लेकर आता है। उसके बाद वो उस मीट को उस पैन के ऊपर रखकर उसके कुछ स्लाइसेस करते हुए उसे एक अच्छे सेक का रूप देता है। फिर उस पर सीजनिंग डालने के बाद वीर उसे कुक करना शुरू कर देता है। लोगों को ऐसे ही तो रहना चाहिए, लाइफ हो तो ऐसी। उस मीट को बताने के बाद वीर फिर उसे अपने मुंह में रखता है और चबाता है। वीर को उस मीट को चबाते ही उसका जूस और सीजनिंग उसके मुंह में भर जाता है, और उसका टेस्ट महसूस करके वीर के मुंह से अपनी ही तारीफ निकल जाती है जिसे वो चाहकर भी रोक नहीं पा रहा था। इधर कीनू देखने में बहुत ही ज्यादा सीरियस नजर आ रही थी। पिछले कुछ दिनों में उसने अपने कान खोले रखे थे और वो और ज्यादा से ज्यादा ज़ेनोजेनिक्स की लोकेशन को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। पर अजीब बात थी कि ऐसा लग रहा था जैसे कि सभी ज़ेनोजेनिक्स का नामो निशान ही मिट गया हो। ऐसा लग रहा था जैसे कि कीनू बहरी और अंधी हो गई हो, जिसकी वजह से चाहकर भी उसे कुछ भी पता न चल पा रहा हो। हालांकि ये बात और थी कि कीनू अच्छे से जानती थी कि ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कीनू वीर को वापस करने के लिए तैयार नहीं हुई थी, और इसलिए हार्डमैन अब दूसरों के साथ अपने सारे कनेक्शंस और रिलेशनशिप का इस्तेमाल कर रहा था ताकि कीनू को ज़ेनोजेनिक्स को लेकर और कोई भी इंफॉर्मेशन न मिले। ब्लैक गोल्ड ग्रुप के मुकाबले कीनू की छोटी सी टीम कुछ भी नहीं थी। कोई भी ब्लैक गोल्ड ग्रुप जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कीनू और उसकी टीम को फेवर नहीं करेगा। एक ऐसी हंटिंग टीम जो कि ज़ेनोजेनिक्स को लोकेट नहीं कर सकती है, वो पूरी तरह से बेकार होती है। कीनू को वीर को छोड़ने के लिए मजबूर करने के लिए हार्डमैन की टैक्टिक बिना किसी शक के बहुत ज्यादा घटिया थी, पर कीनू के पास ब्लैक गोल्ड के अगेंस्ट लड़ने की पावर नहीं थी। हार्डमैन के पास ऐसा लग रहा था जैसे कि अच्छा खासा पैसा मौजूद है कि वो कीनू के लिए हर एक रास्ते को बंद कर दे रहा था, और उसके बावजूद कीनू हार्डमैन के पास वापस नहीं जाने वाली थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो अब हार्डमैन के पास वापस गई तो फिर हार्डमैन उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देगा। और यही वजह थी कि कीनू जानती थी कि उसे इस मुसीबत से खुद ही बाहर निकलना होगा। क्या केट प्लैनेट में बहुत ही कम ज़ेनोजेनिक्स हैं? खाना खाते हुए वीर कीनू से पूछता है, और वीर का सवाल सुनकर कीनू कुछ पलों के लिए सोच में पड़ जाती है। देखो, ज़ेनोजेनिक्स के दो अलग अलग सोर्सेज होते हैं, एक जब बीइंग्स इवॉल्व और म्यूटेट होते हैं, या फिर जब वो म्यूटेटेड बीइंग्स रिप्रोड्यूस करते हैं। और ये जो दूसरा सोर्स है ये एक और जगह से आता है जिसे ज़ेनोजेनिक स्पेस कहा जाता है। कुछ पलों तक खामोश रहने के बाद कीनू वीर के सवाल का जवाब देती है। तो फिर इन दोनों में अंतर क्या है? कीनू की बात सुनकर क्यूरियस वीर से पूछता है,
जिन दो जेनोजेनिक्स का सामना तुमने किया था वो म्यूटेशन का नतीजा थे। वैसे तो वो बैरन क्लास के थे, लेकिन फ्यूचर में वो और भी ज्यादा स्ट्रांग बन सकते थे। उनके साथ डील करना सबसे ज्यादा आसान होता है। हम आमतौर पर ऑर्डिनरी बैरन टाइप से ही लड़ते हैं, लेकिन अगर वो कोई ऐसा जेनोजेनिक है जो जेनोजेनिक स्पेस से आया है तो फिर वो किसी भी लेवल का हो सकता है। वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। वीर को एक्सप्लेन करते हुए कीनू उसे बताती है, तो क्या वेस्ट ब्रांड के आसपास कोई जेनोजेनिक स्पेसेस मौजूद हैं? वीर अच्छे से जानता था कि जेनोजेनिक से टकराना बहुत ज्यादा रेयर होता है और वो नोबल से भी कहीं ज्यादा रेयर होते हैं। ऐसे में ये कहना मुश्किल है कि एक दिन में एक भी जेनोजेनिक पैदा हो रहा होगा या नहीं। हाँ, एक जेनोजेनिक स्पेस है तो, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। हालांकि वो बस एक छोटी सी जेनोजेनिक स्पेस है, लेकिन उसके अंदर मौजूद ज्यादातर एलियंस बैरन क्लास के हैं और उसके अंदर कुछ विस्टाउन क्लास के एलियंस भी मौजूद हैं और उनका अगेंस्ट जाना भी बहुत ही ज्यादा रिस्की साबित हो सकता है। पर तुम चिंता मत करो, मैं कुछ नए रिसोर्सेज ढूंढ रही हूँ इस उम्मीद में कि हमें एक सिंगल बैरन मिल जाए जिसे हम जान से मार सकें। कीनू वीर से कहती है, वेल, अगर बाहर जाकर एक बार देखने में कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है तो फिर चलो चलकर देख लेते हैं। वीर कीनू से कहता है, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है वीर। अपना सिर नाम हिलाते हुए कीनू कहती है, हार्डमैन ने तुम्हारे रिसोर्सेज को ब्लॉक कर दिया है ना? अपनी आवाज निकालने से साथ वीर कहता है, जिस तरह से कीनू काम करती है, वीर जानता था कि उसे एक और मॉन्स्टर ढूंढने में इतने ज्यादा दिन नहीं लगने चाहिए, लेकिन वीर बेवकूफ भी नहीं था और इसलिए वो ये इमेजिन कर सकता था कि वहां पर क्या हुआ होगा। मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगी, मैं मैनेजर हूं और इसलिए ये मेरा रूल है कि मैं इस प्रॉब्लम को खुद फेस करूं। तुम्हें बस अपना खुद का ध्यान रखने की जरूरत है ताकि जब समय पड़े तब तुम पूरी तरह से फिट रहो। बहुत जल्द तुम्हारे ऊपर एक काम आने वाला है। अपनी आवाज में जिद के साथ कीनू कहती है। कीनू की बात सुनकर वीर केवल अपनी गर्दन हिला देता है और फिर कोई जवाब नहीं देता है। कीनू नहीं चाहती थी कि वीर किसी भी तरह के जोश में उठाए और वीर भी इस बात को समझता था। इसके अलावा वीर ने आज से पहले कभी भी विस्काउंट की पावर को नहीं देखा था और यही वजह थी कि वीर जानता था कि हो सकता है कि किसी विस्काउंट का सामना करना वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक हो। अब जब कीनू नहीं चाहती है कि हम उस सेनोजेनिक स्पेस पर जाकर सेनोजेनिक्स ढूंढें तो फिर मैं कल भी कह सकता हूँ। कीनू की बातों पर गौर करने के बाद वीर एक गहरी सांस लेते हुए मन ही मन सोचता है। खाना खाने के बाद कीनू फिर बाहर निकल जाती है और वीर अपने कमरे में लगे इंटरनेट का इस्तेमाल करने के लिए चला जाता है। वीर पैसे बनाने की और भी अपॉर्चुनिटीज चाहता था। कीनू को इंग्रेडिएंट्स की जरूरत नहीं थी और इसलिए वीर उन मटेरियल्स को खरीद सकता था जिसे कीनू वैसे भी बेच ही थी। प्रॉब्लम केवल यही थी कि ऐसा करने के लिए उसे पैसों की जरूरत है और वो भी बहुत सारे पैसों की। लेकिन वीर के पास पैसे नहीं थे और उसने ऑलरेडी अपनी सारी की सारी वेजेस सिल्वर एप की मसल को खरीदने में खर्च कर दी थी। ऐसे में अगर वीर और ज्यादा जेनोजेनिक मटेरियल्स को खरीदना चाहता है तो फिर उसे और ज्यादा कैश की जरूरत पड़ेगी। वायलेंट एप ने उसे एक बैरन जीन दिया था। यहाँ तक अगर वो और भी ज्यादा मॉन्स्टर्स को जान से मारना चाहता है तो फिर इसका मतलब यही होगा कि 100 बैरन जीन को हासिल करने के लिए उसे 100 बैरन को जान से मारने की जरूरत है। वैसे तो ऑनलाइन बहुत सी जॉब्स अवेलेबल हैं, लेकिन बहुत ही कम जॉब्स ऐसी हैं जिनसे वीर को अच्छी खासी कीमत कमाने को मिल सकती है। बात जब फाइनेंस की आती है तो वीर उसमें बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था और यही वजह थी कि वो पैसे कमाने के लिए फाइनेंशियल चीजें नहीं कर सकता था। खैर, कोई जॉब ढूंढने की चाहत में वीर कुछ समय तक वेब को सर्च करता रहता है, लेकिन चाहकर भी उसे ऐसी कोई भी जॉब नहीं मिल रही थी जो उसे अच्छे खासे पैसे दे सके। अचानक से ही वीर का फोन बजता है और वीर नोटिस करता है कि वो कॉल एक ऐसे नंबर से आ रही थी जिसे वीर पहचानता नहीं था। पर खैर, वीर उस नंबर को पिक कर लेता है। वीर रह जा, कहां पर हो तुम? मैं तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूं। चलो साथ में स्वॉट स्किल्स की प्रैक्टिस करते हैं। वीर को कॉल करने वाला कोई और नहीं बल्कि मिस्टर टाइगर थे, जो कि कॉल पर इतना तेज बोल रहे थे कि वीर को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि वो बहरा हो जाएगा। आप कहां पर हैं? मैं खुद ही आपसे मिलने के लिए आ जाता हूं। वीर कीनू के घर में रहता था जो कि विजर्ड का बेस भी था और यही वजह थी कि वीर बिना कीनू की परमिशन के अजनबियों को वहां पर इनवाइट नहीं करना चाहता था। मैं तो घर पर ही हूं, तुम यहां पर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। इतना कहने के बाद मिस्टर टाइगर वीर को अपना एड्रेस देते हैं और फिर कम्युनिकेटर को बंद कर देते हैं। वीर के पास उस समय करने के लिए कुछ भी नहीं था और इसलिए वीर अपनी कुछ चीजें पैक करता है और फिर उस एड्रेस पर चला जाता है जो मिस्टर टाइगर ने उसे प्रोवाइड किया था। मिस्टर टाइगर के घर पहुंचकर वीर नोटिस करता है कि उनका घर कीनू के घर से कहीं ज्यादा बड़ा था और उसकी लग्जरी किसी 5 स्टार होटल से कंपेयर की जा सकती थी। हालांकि ये बात और थी कि भले ही वो खूबसूरत था, लेकिन फिर भी वो घर के जैसा लग ही नहीं रहा था। वीर, फाइनली तुम यहाँ पर आ गए हो, आओ चलो ट्रेनिंग रूम में चलते हैं। मिस्टर टाइगर ने इस समय बैगी पैंट्स और कुछ फ्लिप फ्लॉप्स पहने हुए थे। वीर का पूरे दिल के साथ स्वागत करते हुए मिस्टर टाइगर वीर को अंदर इनवाइट करते हैं। वीर मिस्टर टाइगर के पीछे पीछे इंडोर ट्रेनिंग रूम के अंदर जाता है और वहां पर उसे बहुत से अलग अलग वैरायटी के इक्विपमेंट्स नजर आते हैं। इसके अलावा वहां पर वीर को टेस्टिंग के लिए एक जीन ट्री भी मौजूद नजर आता है। तुम इसे ट्राई करना चाहोगे? वीर को उस जीन ट्री की तरफ देखते हुए मिस्टर टाइगर वीर को ऑफर करते हैं। दरअसल मिस्टर टाइगर ये देखने के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस थे कि वीर की फिटनेस लेवल इस समय कैसी थी। श्योर, वीर खुद भी अपनी फिटनेस लेवल के बारे में जानना चाहता था और यही वजह थी कि वीर फिर चलते हुए उस जीन ट्री के सामने चला जाता है और फिर अपना थोड़ा सा खून उस पेड़ की छाल पर डालता है। देखते ही देखते वो ब्लड एब्जॉर्ब हो जाता है और फिर अचानक से ही वो जीन ट्री ग्रो होना शुरू हो जाता है। अगर किसी केट ने अभी अपना जीन आर्मर हासिल किया है तो टिपिकली वो 20 फ्लावर्स खिला सकते थे। इसमें उनके जीन आर्मर की स्ट्रेंथ भी शामिल थी। मिस्टर टाइगर ने कहा था कि वो 100 फ्लावर्स तक खिला सकते हैं, जो कि एक बैरन नोबल के लिए एवरेज बात है। जाहिर सी बात है कि कॉमनर्स और नोबल्स के बीच में अच्छा खासा बड़ा अंतर होता है। इनफैक्ट जीन आर्मर के साथ वाले नॉर्मल लोग एक नोबल के अगेंस्ट लड़ने की उम्मीद भी नहीं कर सकते थे। वीर और मिस्टर टाइगर इस समय उन फ्लावर्स को देख रहे थे जो कि ग्रो कर रहे थे और मिस्टर टाइगर ये देखकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गए थे कि वहां पर एक्चुअल में कितने ज्यादा फूल खिले थे। 54 फ्लावर्स, ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तुम पहले ऐसे हो जिसके अभी हाल ही में जीन आर्मर जनरेट करने के बावजूद मैंने उसे इतने सारे फ्लावर्स को खिलाने में कामयाब होते हुए देखा है। शॉक के मारे अपनी आंखें और अपना मुंह खोले हुए मिस्टर टाइगर वीर को देखते हुए उसे कहते हैं, लेकिन वीर वो बार इवॉल्व नहीं हुआ था। उसके पास केवल उसका स्पेल जीन आर्मर ही था और यहाँ तक कि खुद वीर ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो एक एवरेज केट के मुकाबले दोगुना स्ट्रांग बन जाएगा। हालांकि ये बात और थी कि वीर ये नहीं जानता था कि एक बैरन जीन कितने सारे फ्लावर्स को बढ़ा सकता है, पर वीर जानता था कि जब अगली बार वो अपनी स्ट्रेंथ को टेस्ट करेगा तब उसे इस बारे में पता चल ही जाएगा। जहां एक तरफ वीर केट प्लैनेट में अपने दिन गुजारकर सर्वाइव कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ पृथ्वी ग्रह के यूनिवर्स में पृथ्वी ग्रह पर एक छोटा बच्चा कुछ लिख रहा था और वहीं पर एक लड़की भी मौजूद थी जिसका हेयर स्टाइल ऐसा था कि देखने में वो ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो बकरी की सींगें। अपनी चेयर मूव करके वो उस छोटे लड़के के बगल में बैठ जाती है और फिर टेबल पर लेटकर वो ऊपर उस लड़के की तरफ देखती है, लेकिन वो छोटा बच्चा भी लिखता ही जा रहा था और एक सेकंड के लिए भी नहीं रुका था। चीकू, वो छोटी लड़की उस लड़के को बुलाती है। हाँ, लिखना छोड़कर चीकू अपना सिर उठाता है और फिर उस छोटी लड़की की तरफ देखता है। चीकू को अपनी तरफ देखता हुआ देखकर वो छोटी लड़की अपनी आंखें सिकुड़ते हुए स्माइल करती है। चीकू, तुम कितने अच्छे लगते हो। जब तुम बड़े हो जाओगे तो क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? अपने चेहरे पर बड़ी सी स्माइल के साथ वो छोटी लड़की चीकू से कहती है, ये बॉयफ्रेंड क्या होता है? उस छोटी लड़की की बात से कंफ्यूज चीकू से पूछता है और चीकू की बात सुनकर उस लड़की की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं।
अरे तुम्हें बॉयफ्रेंड नहीं पता? बॉयफ्रेंड वो होता है जो मेरे लिए सबसे बेस्ट लगा होगा। मैं हमेशा ही अपने बॉयफ्रेंड को सभी अच्छी चीजें पहले खाने दूंगी और साथ ही साथ मैं उसे खिलौनों के साथ भी पहले खेलने दूंगी। अगर वो कभी किसी मुसीबत में पड़ा तो मैं उसकी मदद करूंगी, मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगी। वो लड़की अपनी बड़ी बड़ी आंखों को खोलते हुए कहती है, तो बताओ कैसा लगा तुम्हें ये सब सुनकर? क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनना चाहोगे? चीकू के हाथों को अपने हाथों में लेकर वो लड़की उससे पूछती है और उस लड़की की बात सुनकर चीकू कुछ पलों के लिए सोच में पड़ जाता है। पर मेरी मॉम ने कहा था कि हमेशा एक लड़के को ही एक लड़की को प्रोटेक्ट करना चाहिए, नहीं तो अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो फिर वो एक असली मर्द नहीं कहलाएगा। मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं बनना चाहता हूँ, मैं एक मर्द बनना चाहता हूँ। कुछ पलों तक सोचने के बाद चीकू अपना सिर हिलाते हुए कहता है और चीकू की बात सुनकर वो लड़की अपनी आंखें रोल करती है। ठीक है, तो फिर तुम मेरे हस्बैंड बन जाओ। हस्बैंड अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करते हैं और वो सबसे बड़े मर्द होते हैं। चीकू के हाथों को अभी भी अपने हाथों में पकड़े हुए वो लड़की फिर से कहती है और उसकी बात सुनकर चीकू शॉक रह जाता है। सच में? शॉक के मारे अपनी आंखें खोले चीकू उस लड़की से पूछता है, ऑफ कोर्स, तो बताओ मुझे चीकू, क्या तुम मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे हस्बैंड बनोगे? अपनी आंखें ब्लिंक करते हुए वो छोटी लड़की चीकू से पूछती है, अगर ऐसी बात है तो फिर हाँ। अपनी आवाज में गंभीरता के साथ चीकू हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहता है, बढ़िया, तो फिर तुम ही मेरे फ्यूचर हस्बैंड बनोगे। खुशी में पागल होती हुई वो लड़की चीकू को गले लगाते हुए उसके गालों को किस करने लगती है। चीकू मुझे भी। देखते ही देखते कुछ और छोटी बच्चियां भागते हुए चीकू को हर तरफ से घेर लेती हैं। दूसरी तरफ किंडरगार्टन के ऊपर डायमेंशन मुड़ने टूटने लगता है और ट्विस्ट होना शुरू हो जाता है। अगले ही पल उसमें से गॉड्स ऑर्गेनाइजेशन का लीडर बाहर आता है। उसके आसपास कोई भी एलिट्स मौजूद नहीं थे और पूरी तरह से अकेला वो लीडर चीकू को देख रहा था। ऑफिसर, आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। जैसे ही वो ऑफिसर वहां पर नजर आता है, स्टेप लेट भी वहां पर आ जाता है और ऑफिसर के ठीक सामने आकर खड़ा हो जाता है। नाइट, क्या तुम वाकई मेरे अगेंस्ट जाओगे? अपनी आवाज में बेरहमी के साथ ऑफिसर कहता है, एज लॉन्ग एज आप उस बच्चे को चोट पहुंचाना तो दूर पर उंगली तक नहीं रखेंगे, जिसकी रक्षा करने के लिए और जिस पर नजर रखने का जिम्मा मैंने लिया है, तब तक मैं आपके अगेंस्ट नहीं जाऊंगा। स्टेप लेट ऑफिसर से कहता है, इसका मतलब ये हुआ कि फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वो ऑफिसर अपनी जगह से मूव नहीं करता है, पर उसकी पीठ पर मौजूद फायर विंग्स देखने में किसी फीनिक्स की विंग्स जैसी नजर आने लगती हैं। देखते ही देखते वो पूरे के पूरे आसमान को कवर कर लेती हैं। पूरा का पूरा आसमान ब्राइट हो जाता है और जब उसके विंग्स स्प्रेड होते हैं तब वो पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर जलकर लाल रंग का हो जाता है। अपनी आंखों के सामने इस नजारे को देखकर स्टेप लेट के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं। अगले ही पल वो वेस्टर्न किंग स्वॉर्ड निकालता है और उसे ऑफिसर की तरफ उठा देता है। वो ऑफिसर अपने विंग्स को फड़फड़ाता है और फिर उड़ता हुआ सीधा स्टेप लेट के सामने आ जाता है। हालांकि ये बात और थी कि स्टेप लेट इस समय कान खड़ा हुआ था और ऑफिसर को अपनी तरफ आता हुआ देखकर वो केवल अपनी स्वॉर्ड को घुमा देता है और फिर बूम, उस स्वॉर्ड के आसपास की हवा क्रैक हो जाती है और आग की लपटें बारिश बनकर बिल्डिंग्स के क्रॉस गिरने लगती हैं। देखते ही देखते पत्थर और सभी कंक्रीट हिलते हुए चारों तरफ गिरना शुरू हो जाते हैं। किंडरगार्टन समय उसी chaos के बीचों बीच था और वो पूरी की पूरी बिल्डिंग बहुत ही ज्यादा तेजी से शेक होना शुरू हो जाती है। सभी बच्चे और टीचर्स तुरंत ही चीखना चिल्लाना शुरू करते हुए इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। चीकू भागो! वो छोटी बच्ची तुरंत ही चीकू को अलग खींचती है, लेकिन फिर कुछ कदम लेने के बाद वहां पर एक की आवाज आती है। अगले ही पल बिल्डिंग का 7th फ्लोर गिर जाता है और प्लेग्राउंड को मलबे में दबा देता है। वहां पर घास पर मौजूद बच्चे और भी ज्यादा तेजी से रोना शुरू कर देते हैं। जब वो टीचर्स जो इस समय बच्चों को वहां से निकालने में मदद कर रही थी, वो अपनी आंखों के सामने के इस नजारे को देखती हैं तो वो बहुत ही ज्यादा बेबस और होपलेस नजर आने लगती हैं। Wow. Wow. Wow.